हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमें बहुत हेल्प करेगा आगे। दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसी हेडिंग मैंने दी है, बराबर है। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सर, अगर हम लोग किसी चीज़ को पानी में डिजोल्व कर देते तो सॉल्यूशन बन जाता है। ये नॉर्मल कंसेप्ट आपके दिमाग में है, लेकिन क्या पानी के अलावा हम लोग कोई दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते किसी चीज़ को डिजोल्व कराने के लिए? कर सकते हैं। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। पहले उन कंपोनेंट को समझते हैं। इसमें पहला जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं सोलूट। सोलूट मतलब क्या? जो डिजोल्व होता है, बराबर है, जो डिजोल्व होता है। लेकिन डिफाइन कैसे करें? तो सोलूट का मतलब होता है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट। जो लेस क्वांटिटी में होता है उसे हम लोग कहते हैं सोलूट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि मैं 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ml वाटर और 90 ग्राम वाटर इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो इसमें अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से सोलूट कौन हो गया? ग्लूकोज हो गया। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी। तो ये है लेस क्वांटिटी में। देखिए ये 10 ग्राम है, ये कितना ग्राम है? 90 ग्राम है। एंड सेकेंड डेफिनेशन जो हमें पढ़ के रखनी है दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? सर, सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी। हाँ, सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी उसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। मतलब इस केस में सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर हो गया, राइट। एक चीज और याद रखिए, वाटर की अगर बात करें तो वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसे आप लोग कहते हो। क्यों ऐसा? इसका रीजन क्या है? तो ये पोलर है और पोलर होने के कारण ढेर सारे टाइप के जो कंपाउंड्स है वो हम लोग पानी में डिजोल्व करा सकते हैं। इसकी दूसरी एक और प्रॉपर्टी होती है, इट हैज़ वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है ये ज़्यादा होता है। अब सर, ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है? तो जब हम लोग सोलूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो सोलूट एंड सोलूट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को सॉल्वेंट कम करने की कोशिश करता है। दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। एंड ये ज़्यादा होने के कारण मैक्सिमम कंपाउंड्स पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। हालांकि सोलुबिलिटी के भी कुछ रूल्स होते हैं, पढ़ेंगे जब आप लोग 12th में जाओगे। नाउ वाटर को हम लोगों ने यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा। और एक और चीज़ के बारे में याद रखना आप, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट होता है वाटर, राइट। वाटर में बनाए गए सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सर, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सोलूट एंड सॉल्वेंट। हाँ, लेकिन सोलूट क्या है? जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो डिजोल्व होता है। एंड सॉल्वेंट क्या है? सर, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और जो डिजोल्व कराता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखा जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो सकता है? तो इट इज डिफाइंड एज देखिए ऐसी कुछ डेफिनेशन बनाई जाती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोलूट दैट डिजोल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है और उसके अंदर एक फिक्स क्वांटिटी आप लोग सोलूट की डिजोल्व करते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि सर, इतना सोलूट इतने सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो गया, तो ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अलग अलग टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला तरीका जो होता है इसे हम लोग कहते हैं मास परसेंट। मास परसेंट हम लोग कहते हैं, इसे वेट परसेंट भी कहा जाता है, राइट, वेट परसेंट। दूसरा जो तरीका हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। तीसरा जो तरीका यूज करते हैं ये होता है मोलैरिटी।
एंड चौथा जो तरीका आप लोग यूज करते हो टू रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द मोलैलिटी। इन चारों को हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो पहला तरीका यूज करते हैं उसे हम कहते हैं मास परसेंट। मास परसेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए आप लोग सोल्यूट का जितना मास डिसॉल्व करोगे ग्राम्स में, उसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज बाय मास। मीन्स मैथमेटिकली अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर सकते हैं ऐसा, राइट। और इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट होता है, तो दोनों का मास मतलब सॉल्यूशन का मास हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, परसेंट वेट बाय वेट। देखिए मास परसेंटेज है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूट का परसेंटेज बाय मास। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक एग्जाम्पल हमारे पास है, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। आपके पास मास ऑफ ए कितना है? तो मास ऑफ ए आपके पास है 2 ग्राम। आपके पास मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहता है? परसेंटेज बाय मास किसका? ए का। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट दैट इज मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है, तो आप लोगों को सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास ऐड करके निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ ए कितना है? 2 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम, राइट। 18 ग्राम हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट इज 2/20 ग्राम। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया इंटू 100। तो अगर आप लोग इसे देखें तो ये हो गया कैंसल्ड, ये हो गया 1 इंटू 10, तो 10% बाय मास हो गया, 10% बाय मास। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो परसेंटेज बाय मास। देन दूसरा तरीका देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते बाय x। मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते? पहले ये समझो कि मोल फ्रैक्शन आप लोग सोल्यूट का भी निकाल सकते हैं एंड सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, मतलब दोनों कंपोनेंट का निकालना पॉसिबल है। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। मतलब सॉल्यूशन में जो भी एक कंपोनेंट है, सोल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, तो किसी एक को इमेजिन करिए। द मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सर मतलब क्या? कुछ भी नहीं समझा। तो देखते हैं, सपोज करिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए dissolved in component B, मतलब substance A dissolved in substance B, एंड सपोज करिए कि इसके मोल्स दैट इज मोल्स ऑफ A, ये मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय Na, राइट, Na, एंड मोल्स ऑफ B ये मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय Nb। तो ऐसे केस में हम लोग दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या? अब डेफिनेशन की तरफ ध्यान दीजिए। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो of number of moles of a component of the solution to the total number of moles of the solution। मतलब A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा? that is mole fraction of A
तो सर ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। देखिए रेशियो ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो किसके मोल्स, ए के मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन क्या है, तो Na प्लस Nb है। मतलब मोल फ्रैक्शन की अगर आप लोग बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये क्या आ जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाएगा। ये हो। अब एक पॉइंट याद रखिए, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या, जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। इसके लिए अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन का सम देखते हैं, दैट इज XA प्लस XB, तो क्या आएगा सोचिए। XA की वैल्यू आपके पास क्या है, तो Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb है, प्लस XB क्या है, तो Nb डिवाइडेड बाय Nb प्लस Na। अगर आप लोग ठीक से देखें तो क्या इनका बेस सेम नहीं है? तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर आप लोग करके देखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। मीन्स वी कैन से दैट कि जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए जो मोल फ्रैक्शन का सम है फॉर ऑल द कंपोनेंट्स, दो ही कंपोनेंट है, तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज यूनिटी। ये हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब एक चीज़ याद रखिए कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होता भी है तो नंबर ऑफ मोल्स ये कम नहीं होंगे, बराबर। देन उसके बाद इसका एग्जांपल देखिए, तो मोल फ्रैक्शन का कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल दैट इज इथाइल अल्कोहल, जिसका मोलर मास कितना है 46 ग्राम पर मोल, इज डिजॉल्व इन 54 ग्राम H2O, जिसका मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इन सॉल्यूशन। आप लोगों के पास अगर देखें तो क्या क्या डाटा है, तो मास ऑफ इथेनॉल है, मास ऑफ इथेनॉल ना, इथेनॉल मतलब C2H5OH कितना है 23 ग्राम, इसका मोलर मास भी तो है, दैट इज मोलर मास ऑफ इथेनॉल, तो ये कितना है 46 ग्राम पर मोल है। देन आपके पास मास ऑफ वाटर कितना है, तो मास ऑफ वाटर आपके पास है 54 ग्राम, जिसका मोलर मास कितना है, तो मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम पर मोल। आपको क्या निकालने के लिए कहता है, मोल फ्रैक्शंस, दोनों के मोल फ्रैक्शंस। तो सर मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। अब ये कैसे निकालोगे, तो मास अपॉन मोलर मास, राइट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। तो आपके पास मास कितना है, कितना मास है 23 ग्राम, और मोलर मास कितना है 46, तो ये हो गया 1/2 दैट इज 0.5 मोल्स। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालिए, तो मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 54 ग्राम एंड मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल, तो ये कितना हो गया 3 मोल। सो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन है ये। तो देखिए ये कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 3 दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 3.5 मीन्स ये 5/35 दिख रहा है, दैट इज 1/7, बराबर ना, ये दिखेगा 1/7। अगर ये 1/7 है तो इसका आंसर आता है 0.14। तो मोल फ्रैक्शन किसका, इथेनॉल का कितना आ गया 0.14। तो क्या हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल पाएंगे, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। ये कितना है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.5 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3.5। इसका आंसर अगर देखें तो ये आपको मिलता है
0.86। इस तरीके से मोल फ्रैक्शंस आप लोग निकाल सकते दोनों कंपोनेंट का। एक चीज की तरफ ध्यान दो, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये आप लोग एक और तरीके से निकाल सकते थे, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती। जब भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिलेगा, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि x1 प्लस x2, सर यहाँ पर ये क्या है, अगर आप लोग इसे सोल्यूट कहते तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट का हो गया। तो ये लीजिए xa प्लस xb इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है 1। अभी आप लोगों ने क्या निकाल लिया था, तो ये निकाल लिया था, xb निकाल लिया था सोल्यूशन का, सोल्यूट का निकाल लिया था। तो xa इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस xb, दैट इज 1 माइनस 0.14। डायरेक्टली आंसर निकल सकता था, राइट। ये भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए। देन चलते थर्ड वे टू रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी। काफी कॉमन होता है। मोलरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होते हैं, इसे आप लोग कहते हैं मोलरिटी। It is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution। Means mathematically अगर आप लोग बनाना चाहे तो मोलरिटी जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यू कैन से dm क्यूब। ये सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि न्यूमेरिकल में हर बार नंबर ऑफ मोल्स दिए हो? नहीं। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। सो मास ऑफ सोल्यूट, अगर मास ऑफ सोल्यूट दिया है इन किलोग्राम में, तो ऐसे केस में आप लोग लेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम पर मोल, राइट। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी तरीका होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लीटर इतनी बड़ी क्वांटिटी हम लोग यूज़ नहीं करते सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए, तो वो सेंटीमीटर में हो सकती है, हाँ, एंड मास ग्राम में हो सकता है। तो इससे अगर आप लोग ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम। ग्राम में अगर मास है तो मोलर मास भी किस में लेंगे, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम पर मोल, राइट, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब और ml। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, लेकिन सर हमने डेफिनेशन में क्या कहा है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये जो वॉल्यूम सेंटीमीटर में है उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर क्यूब और ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इट इज डिवाइडेड बाय 1000। तो इसे जब यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कुछ ऐसे बन गई, देखिए पर लीटर में आ गया, क्योंकि 1000 क्या हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आ गया। अब इसे सॉल्व करते समय यहाँ पर अगर ये 1000 है तो ये 1000 कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में चला गया। तो ये हो गया मोलरिटी निकालने का एक तरीका। मैक्सिमम टाइम आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना होता है। देखो कैसे, इस न्यूमेरिकल को देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है, तो मास ऑफ NaOH है, कितना ग्राम डिजोल्व किया है, 4। आप लोगों को फॉर्मूला अगर आता है तो मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH। सोडियम का वेट कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये आ गया 40 ग्राम पर मोल। देखिए ये ग्राम में है तो इसे भी ग्राम में लेना ज़रूरी है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 250 सेंटीमीटर क्यूब ml। आपको मोलरिटी फाइंड आउट करके देनी है।
अब आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे क्या? नहीं, हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया? 1000 हो गया। सोचिए क्या आएगा? मास ऑफ NaOH कितना है? 4 ग्राम है। मोलर मास कितना है? 40 ग्राम पर मोल है, राइट। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब है। एंड ये क्या हो गया? 1000। ये क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर यूनिट्स कैंसलेशन को देखें तो ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। जो भी आंसर आएगा पहले उसे देखिए। ये हो गया मोल इनवर्स का मोल और ये लीटर इनवर्स। मतलब मोलैरिटी को अगर रिप्रेजेंट कराना है तो उसका यूनिट क्या आ गया? मोल पर लीटर। क्या इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? मोल पर DM क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, राइट। अब इसका आंसर देखिए, ये देखिए, ये एक जीरो के साथ ये एक जीरो कैंसिल हो गया, ये एक जीरो के साथ ये एक जीरो कैंसिल हो गया, राइट। नाउ ये क्या बच गया? 40। ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 100। तो 40 बाय 100, तो 40 बाय 100 को अगर आप लोग सॉल्व करें तो ये फिर से 4/10, मतलब 0.4। अब चलते हैं चौथा तरीका जो हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी। मोलैलिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड मोलैलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलैलिटी। मीन्स मैथमेटिकली अगर हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हम लोग कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ये किलोग्राम में रहे? ये ग्राम में भी हो सकता है। आपको ये भी पता है कि ये नंबर ऑफ मोल्स है लेकिन मास दिया होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप लोग? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर ग्राम में है तो दोनों ग्राम पर मोल में लेंगे। ये अगर ग्राम में लेते हैं तो ये ग्राम पर मोल में, ये किलोग्राम में है तो ये किलोग्राम पर मोल में लेंगे। इनटू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्या सर ये ग्राम में नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। अगर ग्राम में लेते हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। लेकिन डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। तो ये अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ तो 1000 यहाँ रहेगा, मतलब ये 1000 कहाँ चला आ जाएगा? न्यूमरेटर के अंदर। तो मोलैलिटी स्मॉल m ये हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखिए, आपके लिए एक नोट है, आपने पढ़ा है, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है रे? तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पढ़ के रखा है। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इस इक्वेशन की बहुत हेल्प होती है। कैसे? देखते हैं इस एग्जांपल में। द डेंसिटी क्या कहता है न्यूमेरिकल? द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, कैपिटल M लिखा है मतलब ये मोलरिटी है, मोलर सॉल्यूशन है। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, ये उसकी डेंसिटी है।
कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का क्या कैलकुलेट करने के लिए कहता है? मोलैलिटी। अब अगर हम लोग मोलैरिटी को देखते हैं तो मोलैरिटी यहाँ पर है 3 मोलर, मतलब 3 मोल पर लीटर, बराबर है। सो देयरफॉर आप लोग मास ऑफ NaCl कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सर मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, याद है? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मोल्स ऑफ NaCl मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। सोचिए जरा, आपके पास मोल्स तो दिया हुआ है 3 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, तो सर NaCl में सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक वेट 23 एंड क्लोरीन का होता है 35.5। तो दोनों का सम करके देखिए, ये आएगा 58.5 एंड इसका आंसर आपको मिलेगा 175.5। तो ये हो गया मास। लेकिन आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। जब तक मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता तब तक आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट मिल चुका है। अब आप लोगों के पास मास ऑफ सॉल्यूशन अगर ये निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितनी है? 1.25 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो सर 1000 ml है, राइट। देखिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा? ये है ग्राम पर ml में और ये है 1000 ml, तो ml एंड ml इनवर्स कैंसल, ये बच गया 1250 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। आपके पास मास ऑफ सोल्यूट है NaCl। क्या आप लोग मास ऑफ वाटर फाइंड आउट नहीं कर सकते? दैट इज मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1250 माइनस 175.5। इसे अगर आप लोग देखें तो ये आएगा 1074.5 ग्राम। अब आप लोगों के पास क्या क्या आ गया? तो मास ऑफ सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। आप लोग डायरेक्टली मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मोलैलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 3 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये kg में करना है, ये किस में आ गया? ग्राम में। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? 1.0745। देखिए तो मोलैलिटी कितनी मिलती है? क्या आती है? 2.79 m। इस तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर के बेस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।